मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। जैसा कि फ्रेंड्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स की कि प्लीज़ सर अगला वीडियो डालिएगा, हमें आपके लेक्चर्स की जो मैथडोलॉजी है और उसका एक्सप्लेनेशन है उसकी रियलिटी में बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर, यूपी जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम बायोलॉजी के होने वाले हैं। उत्तराखंड में पीएचडी और पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जीडीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। कुल मिलाकर के बहुत सारे एग्ज़ाम जो बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव रिलेटिव हैं ना, बायोलॉजी के कंपटीशन से रिलेटेड हैं। नीट का एग्ज़ाम भी होने वाला है जिसमें कि एक, तो सभी हमारे व्यूअर्स ने इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो मैं एक बार दोबारा फिर बॉटनी का लेक्चर्स लेकर के आपके सामने आ गया हूं। और अगर आपका सपोर्ट और सब्सक्राइबर जो हैं हमारे बढ़ते रहेंगे तो हम कंटिन्यू आपको इसी तरह की क्वालिटी वाले वीडियोज़ को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है और वो है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लस अगर आपको कोई इसमें कमी नज़र आ रही है या आप कोई भी और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और हमारे सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना जल्दी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि आप खुद ही समझ लो कि 2 महीने बाद 3 महीनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मेरा मन एक दोबारा फिर इसको जो है वो अपलोड करने के लिए आ गया है कि मैं कंटिन्यूटी फिर मेंटेन करूँगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों बाद मैं आपसे जुड़ा। तो चलो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ओके, तो आज का फर्स्ट जो लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वो है रेस्पिरेशन एज। रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या है? तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन जो होता है वो आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंजेज है, ऑप्शन ए, मैकेनिकल प्रोसेस है ऑप्शन बी, और वाइटल प्रोसेस है ऑप्शन सी, और डी ऑप्शन जो है वो है फिजिकल प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, आपको याद क्या करना है, इसमें समझना क्या है, एक्चुअल में आपको देखना है कि रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन केमिकल चेंजेस तो हैं, कुछ चेंजेस इसमें केमिकल होते हैं, बट आगे देखना मैकेनिकल प्रोसेस अगर देखें तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में या फिर फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज में डिफरेंस क्या होता है, ये बात को आपको समझना है। एक्चुअल में फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में चेंजेज जो होते हैं, केमिकल चेंजेज में बॉन्डिंग का मेकिंग एंड ब्रेकिंग होता है। ब्रेकिंग होते हैं, टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, मेकिंग होते हैं। बट फिजिकल में ऐसा नहीं होता है, विदाउट ब्रेकिंग और मेकिंग बॉन्डिंग होता है। बट अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है मीन्स ऑप्शन सी, उसको देखिएगा, रेस्पिरेशन इज ए वाइटल प्रोसेस। ये यहाँ पे सबसे सटीक बैठता है कि रेस्पिरेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो है रेस्पिरेशन इज ए वाइटल प्रोसेस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है व्हेन प्रोटीन इज यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट शो द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि जब प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रही हो तो आप उसको कौन सा टर्म देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में हम आपको 2 टर्म बताने वाले हैं। आप दोनों को लगे हाथों समझ लो। यहाँ पे यही हमारी क्लास की एक स्पेशलिटी है कि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको ओनली क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के अंदर भी जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें मैं कोशिश करूँगा को आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दूं। ओके, तो चलिएगा, पहला हो गया डार्क रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, बट अगला है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बहुत अच्छा है और इसका सही आंसर भी यही होगा। व्हेन प्रोटीन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन मींस ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है ये? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोटीन होती है, उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रख लेना, ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो टर्म है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन।
जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ब्लैकमैन, उन्होंने ये टर्म दिया था। तो पहले तो आपको ब्लैकमैन टर्म याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन टर्म इज गिवन बाय ब्लैकमैन। ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट पेज पे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन तो आपको समझ में आ गया है, बट उसके अलावा ऑप्शन सी और है, इसको और देख लो, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, एक्चुअल में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके, और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में नॉर्मली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, उसका रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन टर्म यूज करेंगे वेयर कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा, मिस प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन सी वाले में एज ए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रेस्पिरेशन यूज हो रहा हो तो हम उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन, मींस ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में जो एंजाइम होते हैं वो एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा आप, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो चाहे और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हो चाहे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हो, दोनों में होती है ये। जब दोनों में होती है ये तो सीधी सी बात है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों में होता है, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो। यू नो एक्चुअली मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे, ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस तो नहीं होता है, बट क्या होता है, तो उसमें जो है वो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म जरूर होता है। साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन जो होती है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मींस साइटोसोल में होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, टीसीए साइकिल जो होती है वो कहाँ होती है या कैसी होती है। तो देखिएगा, पहली बात तो यही है कि टीसीए साइकिल जो होती है वो इसका अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, कैटाबॉलिक होती है। टीसीए साइकिल इज कैटाबॉलिक होती है, एनाबॉलिक होती है या एम्फीबॉलिक होती है। देखो सबसे पहले तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक्चुअल में टीसीए साइकिल जो है मिस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ओके, अब हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में परफॉर्म की जाती हैं। ओके, एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। ओके, फर्स्ट वन होती है कैटाबॉलिक एंड अनदर वन इज एनाबॉलिक। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार दोबारा इसको बता दे रहा हूँ। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज टोटल ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट आर फाउंड इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, वो ये सब हो जाएंगी। और इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, तो जिसको हम बोल देते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। जब मेटाबॉलिक में सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक। याद रखना, क्या बोलेंगे उसको? कैटाबॉलिक बोलेंगे। ओके, और जब कोई एक 2 सिंपल और स्मॉलर सब्सटेंस मिलकर के कोई एक सबस्ट्रेट बना रहे हो तो हम उसको बोलेंगे एनाबॉलिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एनाबॉलिक बोल देंगे। तो एक्चुअल में और जहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही हैं तो वहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक। क्या वर्ड बोलते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्फीबॉलिक। तो यहाँ पे जो है वो एम्फीबॉलिक जो वर्ड है वो सबसे सटीक बैठ रहा है। ओके, एक्यूरेट और एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो देखिएगा, हम एक बार दोबारा फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 में TCA साइकिल इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबॉलिक रिएक्शंस और एम्फीबॉलिक पाथवेज इसको होता है। ओके मीन्स इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स, देखिएगा वही क्वेश्चन है, अभी हमने आपको इसको रिवाइज कराया था। TCA साइकिल का अनदर नेम हो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो होता कहाँ पे है, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिएगा सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है ये, इसका ऑप्शन बी, पांचवें क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये रिएक्शंस होती हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनफोल्डिंग जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल में, अंदर जो इनफोल्डिंग होती है उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन हो रही थी, तो ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन वहाँ हो रही थी, उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं है ना, वो सब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और वहाँ पे आगे की ये रिएक्शन चलती है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये है क्रेब साइकिल इज रिलेटेड विद, क्रेब साइकिल। देखो भाई साहब तीनों क्वेश्चन जो है कनेक्टेड हैं। TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल तीनों इंटरकनेक्टेड हैं फ्रेंड्स। ओके तो देखिएगा क्योंकि तीनों एक ही के तीनों नाम यहाँ पे चल रहे हैं, उसी क्वेश्चंस को इधर उधर से करके आपको टर्न करके दिया जा रहा है, तो आप उस गूगली को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। ओके क्रेब साइकिल इज रिलेटेड विद क्लोरोफाइल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी से रिलेटेड होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 का डी आंसर सही हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हाउ मैनी ऑक्सीडेशन स्टेप देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो आप देखिएगा कि ऑप्शन ए जो है वो 5 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी 1 है। तो यहाँ का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो ए हो जाएगा। मीन्स हाउ मैनी ऑक्सीडेशन स्टेप देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 5 होते हैं। एक्चुअली इसको समझिएगा, देयर आर 5 ऑक्सीडेशन स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन, 5 होते हैं इसमें, 1 इन इंटरमीडिएट स्टेप। एक जो ऑक्सीडेशन स्टेप हो रहा होता है वो कहाँ होता है, तो इंटरमीडिएट स्टेप में हो रहा होता है। एंड इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है, अभी हम आपको लिंक रिएक्शन बताएंगे जहाँ पे पायरुवेट जो होता है वो कनेक्ट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल से, जुड़ती है जिस रिएक्शन से, उसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप भी बोलते हैं। ओके एंड 4 जो होते हैं वो क्रेब साइकिल में होते हैं। तो कुल मिलाकर के है ना, कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेप होते हैं। देयर आर कैटालाइज्ड बाय डिहाइड्रोजिनेज, और एक एंजाइम होता है, ये 5 जो होते हैं वो कैटालाइज्ड होते हैं उस एंजाइम के थ्रू। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कितने मॉलिक्यूल CO2 के बनते हैं कंप्लीट साइकिल में? ओके तो यहाँ पे जो है 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी 8 है। तो यहाँ पे 8 का सी वाला जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मीन 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो CO2 के प्रोड्यूस्ड होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम लेते हैं तो देखिएगा, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है? एंडरगोनिक है, एक्सरगोनिक है, बोथ ए एंड वी है, एंड नन ऑफ दीज है। तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। एंडरगोनिक दिस इज द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। एनर्जी लग रही हो, खर्च हो रही हो, तो उसको हम एंडरगोनिक, उसमें अंदर जा रही हो तो एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, और है ना गोनिक मीन्स गॉन हो रही हो, जा रही हो। तो अंदर जब एनर्जी जा रही होती, लग रही होती, कंज्यूम हो रही होती, तो एंडरगोनिक बोलते हैं। और जब एक्सरगोनिक मीन्स उस रिएक्शन के बाद, रेस्पिरेशन के बाद बन रही हो एनर्जी, या फिर उसको तो हम एक्सरगोनिक। तो यहाँ का राइट आंसर जो है वो एक्सरगोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कितने CO2 मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं? तो एक्चुअल में अगर राइट वे में अगर आप ग्लाइकोलिसिस को, जो 10 स्टेप में रिएक्शन होती है जिसका EMP एम्बडेन मेयर ऑफ पारेनस पाथवेज भी बोलते हैं, है ना। ग्लाइकोलिसिस का अनदर नाम क्या हो गया? EMP। इसमें एक भी CO2 पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके तो 10 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीन्स 0 CO2 मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट
करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आपको क्वालिटी वाले वीडियो प्रोवाइड कराना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी पूरी बुक्स को मीन्स जीआरवी, बॉटनी, ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे और इसी तरह से जीआरवी, ऑब्जेक्टिव, जूलॉजी के बहुत सारे वीडियोज प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यारे प्यारे कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, अगर हमें मिलते रहेंगे तो हमारे अंदर एक जो है इस कोरोना काल में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती रहेगी और हम आपको लगातार कंटिन्यूटी अपने वीडियोज प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप अपना काम करते रहिएगा और हम अपना काम करते रहेंगे, दोनों लोग लगे रहेंगे और जीआईसी और पीजीटी, टीजीटी बायोलॉजी की जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं वो इस कोरोना काल के जस्ट बाद में एग्जाम की बिल्कुल लाइन लग जाएगी और हम सभी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मीन्स इस कॉम्पिटिटिव वाली ज़िंदगी से एक लाइफ जो एक हम कह सकते हैं प्रोफेशनल्स की लाइफ होती है और जो हम कह सकते हैं जो नौकरी वाले की लाइफ होती है उसमें एंटर कर जाएंगे। ओके, तो लगे रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और वो हो जाता है फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी, है ना, फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। तो यहाँ पे देखिएगा एक्चुअल में फर्मेंटेशन जो है वो एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेस्टस ने, पास्चर ने, बारबर्ग ने। देखिएगा तो यहाँ का इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 11 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इसको हम फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। लुईस पास्चर जो है इन्होंने अपने आप ही, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की थी, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की रिसर्च भी इन्हीं के नाम जाती है। और बारबर्ग एंड डिकेंस अभी हम आगे इनको बताएंगे, बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइमेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। जाइमेज एक एंजाइम है, एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, जाइमेज एक एंजाइम है और इसकी डिस्कवरी जो की थी, जाइमेज की जो डिस्कवरी की थी वो की थी, किसने की थी, तो ये हो जाएगी बुचनर ने की थी। जाइमेज जो है उसकी डिस्कवरी बुचनर ने की थी, है ना, डिस्कवर्ड जाइमेज कॉम्प्लेक्स बुचनर। ओके, ये याद रखोगे आप, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। जाइमेज वॉज डिस्कवर्ड बाई बुचनर हो जाएगा, याद रखना, बुचनर ने की थी जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन प्रोड्यूस ऑफ एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे? देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट समझो। एक्चुअल में एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसका आंसर जो है 13 का, आप सब लोग जानते होंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन प्रोड्यूसेस ऑफ एटीपी। कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 12 होते हैं, 8 होते हैं, 22 होते हैं या 2 होते हैं। तो देखो यहाँ पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने एनारोबिक पूछा है, एन एरोबिक का यहाँ पे हो जाएगा कि जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं यूज होगी तो आगे के जितने भी स्टेप होते हैं, मीन्स ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी स्टेप है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं। बाकी के सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सभी स्टेप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही फॉर्मेशन होते हैं। मीन्स ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप बुक में भी देख सकते हैं। कर्नाटका सेट में आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है 2005 में, पुणे में आया हुआ है, डीयूपी एमईटी में आया हुआ है। मतलब कुल मिला के बहुत बार ये क्वेश्चन जो है लगातार रिपीटिशन करता है। ओके, तो देखिएगा विच इज द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट लिंक भी इसको बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो पायरुवेट होता है वो डायरेक्ट जो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में और क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता है, तो उसके बीच में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, मीन्स एसिटाइल को एंजाइम ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की एनर्जी करेंसी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस जो होती है, देखो बड़ा ही सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पे, AMP, ऑप्शन नंबर ए, तुम्हें फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इसकी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगी। ATP, तो लाइफ करेंसी जो होती है, एनर्जी करेंसी को जो बोलते हैं वो होती है ATP होती है। क्या हो जाएगी? ATP, मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। लेकिन आपको RNA और DNA की भी फुल फॉर्म पता ही होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 की अगर हम बात करते हैं तो 16 देखिएगा, रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन। ये क्वेश्चन
बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा टर्न करके क्वेश्चन दिया गया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिएगा। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन, कहाँ रेस्पिरेशन होता है? तो रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया में होता है वो सेल वॉल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में बैक्टीरिया का जो रेस्पिरेशन होता है, एक साइट होती है जिसको बोलते हैं मीसोसोम्स। क्या होती है? मीसोसोम्स में होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब ये मीसोसोम होता कहाँ है? तो मीसोसोम जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो इनर फोल्डिंग होती है, जो अंदर वाली इनफोल्डिंग होती है, उससे मीसोसोम का फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग होने से मीसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो अब देखिएगा इन्होंने पूछा क्या है, हम उस बात पे आते हैं और देखिएगा एक्चुअल में इन्होंने जो पूछा था रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन, तो इन्होंने मीसोसोम वर्ड नहीं दिया गया है, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड दे दिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब क्वेश्चन उठता है 17, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक एटीपी से कितनी एनर्जी जनरेट होती है? तो आप सीधी सी याद रखिएगा 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसको हम ले लेते हैं, और ये हो जाएगा the net gain of energy from 1 gram mole of glucose during aerobic respiration। ओके, तो यहाँ पे अब देखिएगा, समझिएगा, नेट गेन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? तो एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं एटीपी की फॉर्म में, और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल जो होते हैं वो 38 एटीपी का यहाँ पे हमको प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो याद रखोगे नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एसोसिएटेड एंजाइम एकोनाइटेज। एकोनाइटेज एंजाइम से कौन सा रिलेटेड एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये इन क्रेब साइकिल में एकोनाइटेज एंजाइम कहाँ यूज हो रहा है? क्रेब साइकिल में यूज हो रहा है। कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? तो देखिएगा एमएन मैंगनीज हो जाएगा ऑप्शन ए, बी फेरस मीस आयरन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी जिंक हो जाएगा, एंड कॉपर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है फेरस, Fe हो जाएगा। कई बच्चों को लगता होगा कि एक्चुअल में वैसे तो हम इसको आयरन बोलते हैं, ठीक है ना, और लेकिन इसको Fe क्यों? तो वैसे तो सभी लोग जानते होंगे ये, लेकिन एक्चुअल में जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी किया, जो अपना इनिशिएशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी शुरू करने की, तो उनके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये फेरिक इसका जो होता है एक लैटिन नाम होता है, फेरस इसको बोलते हैं आयरन को, इसलिए यहाँ पे इसको Fe लिखते हैं। सभी के लैटिन नेम होते हैं बहुत सारे जो है ना, तो उनको आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि गोल्ड का हो गया, है ना, और सिल्वर का हो जाता है, इनको याद रखेंगे, अर्जेंटम और ऑरम बोलते हैं। मरकरी का देखिएगा Hg, मरकरी M से स्टार्ट हो रही लेकिन उसका सिंबल क्या होता है? Hg। तो वहां पे आप याद रखेंगे कि ये लैटिन नेम है। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। द इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, तो 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल क्या हो जाएगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होता है? यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो, अच्छा चलो ओके, यहाँ पे ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे NAD, 21 का ऑप्शन ए NAD हो जाएगा, निकोटिना एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? निकोटिना एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। FAD की भी आप जानते होंगे, फ्लैवी एडिनाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगी? फ्लैवी एडिनाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ATP की देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। COA की क्या हो जाएगी? को एंजाइम ए हो जाएगी, एसिटिल को एंजाइम ए जिसको बोलते हैं। तो यहाँ का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? NAD हो जाएगा। अब देखिएगा बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आगे बन रहा है, और देखिएगा RQ। तो पहले तो आपको RQ की वैल्यू ये जरूर आप याद कर लो, 4 हैं, गिने चुने 4 हैं,
चारों से एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ओके, चलो आज हम इसी वीडियो में आपको पूरा का पूरा याद करवा देंगे। आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इसको पढ़ते हैं। चलो ठीक है, आपने फुल फॉर्म याद कर ली, तो इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए आपको कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो ये जो होता है वॉल्यूम, ध्यान देना मेरी बात को, वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 इवॉल्व और O2 कंज्यूम्ड, जो हम सांस लेते हैं, है ना, उसमें कितनी ऑक्सीजन जा रही है ना, और कितनी CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जितनी CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं वो हम जो है हमेशा कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, CO2 वाली जगह पे रखेंगे, और कितनी O2 प्रोडक्ट हो रही है तो वो हम नीचे रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे CO2 अपॉन O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23, इफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कितना होता है? तो ये जो होता है 40% होता है। सीधे याद कर लो इसको, इफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कितना होता है? 40% होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, हु इज एसोसिएटेड विद ट्रिपल पी। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लीजिएगा। ट्रिपल पी, देखो ट्रिपल पी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रिपल पी जो है वो इसको हम, है ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझिएगा आप। ट्रिपल की ही फुल फॉर्म समझिएगा, ट्रिपल पी की पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज भी इसको बोलते हैं। इसी का एक और नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसी का एक और नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, आप चाहो तो अपना इसको कहीं लिख लेना इसको, और इसी को डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। चलो एक लास्ट और नाम है इसका बारबर्ग एंड डिकेंस। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि बारबर्ग एंड डिकेंस ने ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट दिया था, या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, HMS भी इसको बोलते हैं और HMP बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, है ना, HMP इसको भी बोलते हैं और HMS भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बारबर्ग एंड डिकेंस ने दिया था। किसने दिया था? बारबर्ग एंड डिकेंस ने दिया था। इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है ये हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिएगा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा यहीं पे ये अगला क्वेश्चन दे दिया गया है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट अकर्स इन। तो ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने अभी मैंने आपको बताया कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है वो दूसरा नाम है ट्रिपल पी का, और इसको दिया किसने है? बारबर्ग एंड डिकेंस ने दिया है। और ये ऑपरेट कहाँ होती है? एक्चुअल में ये साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है ये? तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। अब आप समझ लो एक्चुअल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद में, ग्लाइकोलिसिस के बाद में, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ये भी साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद जो भी इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होता है ना, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? ATP बोलते हैं हम उसको, और ATP के बाद NADPH जो बनता है, ठीक है ना, निकोटिना एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो बनता है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, है ना, या ट्रिपल पी, इसको आप याद रखिएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, और ये कहाँ ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आरक्यू ऑफ प्रोटीन। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आरक्यू का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है यहीं का यहीं याद करा दूंगा, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन O2। ओके, जितनी CO2 हम रिलीज कर रहे हैं बटे में जितनी O2 हम ले रहे हैं, उसका जो रेशियो निकल के आएगा वही कहलाता है आरक्यू। और आरक्यू की फुल फॉर्म भी हमने आपको बताई थी भाई साहब, क्या थी ये? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। चलो अब चार हैं, हम चारों की तुम्हें याद कराने की कोशिश करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरह से। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे चार हैं, चारों को समझिएगा। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट यानी आरक्यू ऑफ प्रोटीन, पहली बात प्रोटीन की बताई, दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट की बताई, तीसरी फैट की है, और चौथी किसकी है? ऑर्गेनिक एसिड की। एक बार चारों फिर देख लो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट
ऑर्गेनिक एसिड, है ना, इस तरह से 4 हो जाते हैं। तो ध्यान देना भैया, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। कितनी होती है? लेस देन 1। और लेस देन 1 जो होती है मोस्टली उसमें भी 0.7 और 0.9 दो वैल्यू आती हैं, तो हम अभी आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे लेस देन 1 याद रखेंगे आप, है ना, तो 0.7 इसकी आप याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की हमेशा ही 1 होती है। कितनी होती है? 1। ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल याद रखोगे। फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैट की देख लो भाई, तो फैट की जो है वो हो जाएगी, कितनी होती है? ये भी हमेशा लेस देन 1 होती है। ओके, लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम इसको सही से लिखें तो यहाँ पे हो जाएगी, प्रोटीन की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1। ओके, लेस देन 1 हो जाएगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये हमेशा 1 के बराबर होती है। ओके, और अगर हम फैट की बात करें, फैट की, तो फैट की भी जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। और बची किसकी? तो बची हो जाएगी ऑर्गेनिक एसिड, ये हमेशा ग्रेटर, ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब आप खुद ही देख लो ऑप्शन में, तो लेस देन 1 पहला वाले में है, उसके बाद 1 जो है वो भी फर्स्ट ऑप्शन में है, उसके बाद लेस देन 1 जो है वो भी पहले वाले में, और ग्रेटर देन 1 जो है वो भी पहले वाले में। तो यहाँ पे RQ वैल्यू जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करते हैं, गैनोंग रेस्पायरोमीटर। देखो एक्चुअल में RQ की बात हो रही है, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे दिया गया, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गैनोंग रेस्पायरोमीटर यही एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम RQ को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को मेजर किससे करते हैं? तो गैनोंग रेस्पायरोमीटर से इसको हम यूज या मेजर करते हैं। ओके, नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, Q10 वैल्यू ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? Q10 वैल्यू ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक्चुअल में Q10 वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिएगा। देखिएगा, रेस्पिरेशन जो है इसकी भी एक कैपेसिटी है, जैसे अगर हम कहें 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेस्पिरेशन हो जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एवरी 2 पॉइंट, है ना, हम अगर बात करें तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर से, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है ना। तो Q10 वैल्यू और टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहले तो Q10 वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? तो Q10 वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, Q10 वैल्यू को हम जो बोलेंगे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू बोलेंगे। ओके, ये इंक्रीज होती है रेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। अब रेस्पिरेशन की एक्चुअल में होती कितनी है? तो रेस्पिरेशन की 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो इस ऑप्शन में 2 तो है, 2 मीन्स ऑप्शन सी तो है, लेकिन 2.5 कहीं है नहीं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो है वो सी हम लगा देंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी ये वीडियो लगा हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगर आप लगातार बायोलॉजी रिलेटेड कंपटीशन को फाइट करते हैं, देते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं फिर एक बार अपने कमिटमेंट को दोहराता हूँ कि मैं आपके जो भी एग्जाम है, चाहे यूपी पीजीटी बायोलॉजी हो या फिर जीआईसी लेक्चरार हो, 80 नंबर की 80 मार्क्स की जीआईसी लेक्चरार में 20 जून को होने वाला एग्जाम है, तब तक हम बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर देंगे। पर डे वीडियो आएगा अब आपके लिए, एक वीडियो पर डे आएगा। बस सब्सक्राइबर और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।